हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 के पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों की। तो अभ्यास प्रश्नों को हम 2 वीडियोस में सॉल्व करेंगे। पहला वीडियो अभी आप देख रहे हैं और जो दूसरा वीडियो है वो कल या परसों तक YouTube पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अति लघुरात्मक प्रश्नों की। अति लघुरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चालक नहीं है? निम्न में से कौन चालक नहीं है? 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है कॉपर धातु, ऑप्शन बी है NaCl एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय। यहाँ पे जो AQ लिखा हुआ है उसकी फुल फॉर्म होती है एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है जलीय। ऑप्शन सी आपको दे रखा है NaCl पिघला हुआ, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है NaCl ठोस। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, कॉपर धातु की। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था कि जितने भी धात्विक ठोस होते हैं वो हमेशा विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो इसका होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, NaCl एक्वस, जलीय NaCl। कौन सा NaCl? जलीय NaCl। जब आप NaCl को अर्थात साधारण नमक को जल में घोलते हो तो जो साधारण नमक होता है अर्थात जो NaCl होता है वो अपने आयनों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, अर्थात मुक्त आयन उपस्थित हो जाते हैं। और मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण से जलीय NaCl जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? चालक। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है पिघला हुआ NaCl। तो जब NaCl पिघला हुआ होता है तो उसमें भी क्या होते हैं? मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। तो ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है NaCl ठोस। ठोस अवस्था में जब NaCl होता है तो उसमें मुक्त आयन अनुपस्थित होते हैं, और मुक्त आयन अनुपस्थित होने के कारण से ठोस NaCl विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी मैंने आपको चालक के प्रकार पढ़ाए हैं। चालक 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको चालकों के बारे में बताया था। वहाँ पे बेसिकली मैंने धात्विक चालकों के बारे में बताया था, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में दोनों प्रकार के चालकों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ। कॉपर धातु चालक है क्योंकि धात्विक ठोस जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण से क्या होते हैं? चालक होते हैं। NaCl एक्वस मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण चालक होगा। NaCl पिघला हुआ मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण से चालक होगा। लेकिन ठोस NaCl विद्युत का क्या होगा? कुचालक, क्योंकि उसमें मुक्त आयन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि किसी सेल में चालकत्व व चालकता तुल्य हो तो सेल स्थिरांक होगा। वापस से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि किसी सेल में चालकत्व व चालकता तुल्य हो तो सेल स्थिरांक होगा। चालकत्व और चालकता में मैंने आपको क्या संबंध बताया था? मैंने आपको बताया था कि कापा बराबर होता है C गुणा L बटा A। C गुणा L बटा A, जहाँ कापा जो है वो तो होती है चालकता, C जो होता है वो क्या होता है? चालकत्व होता है, और L बटा A जो होता है वो क्या होता है बच्चों? सेल स्थिरांक होता है। अब ये कह रहा है कि चालकत्व व चालकता तुल्य हो, अर्थात चालकत्व एवं चालकता के मान आपस में क्या हो? बराबर, अर्थात कापा
और C के मान आपस में क्या हो, बराबर, तो सेल स्थिरांक होगा। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो L/A का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो ही तो कापा और C आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा A, यानी सेल स्थिरांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेल स्थिरांक 1 होगा तभी तो कापा और C आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेल स्थिरांक की इकाई होगी। सेल स्थिरांक की इकाई होगी। देखिएगा, सेल स्थिरांक क्या होता है बच्चों, बताया था आपको। सेल स्थिरांक होता है L/A, अर्थात किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं इलेक्ट्रोड के डूबे विभाग का क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है, सेल स्थिरांक। यहाँ पर L क्या है बच्चों, यहाँ पर L है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और A क्या है, इलेक्ट्रोड के डूबे विभाग का क्षेत्रफल। तो सेल स्थिरांक का मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई के मात्रक में क्षेत्रफल के मात्रक का भाग दे देंगे। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर बट्टा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, चालकता की इकाई होगी या चालकता की इकाई है। चालकता को विशिष्ट चालकत्व भी कहा जाता है, बताया था आपको। चालकता को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व। तो ये कह रहा है चालकता या विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। तो अभी मैंने आपको चालकता का फॉर्मूला बताया था, कापा बराबर होता है C गुणा L/A, और C बराबर क्या होता है बच्चों, याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था 1/R गुणा L/A, ठीक है। तो कापा का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, कापा का मात्रक हो जाएगा 1/R। R का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम, गुणा L का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, A का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। वापिस से समझ लीजिएगा, आपसे किसका मात्रक पूछा है, आपसे मात्रक पूछा है चालकता का। तो सबसे पहले आप चालकता का फॉर्मूला लिख लो, कापा बराबर 1/R गुणा L/A, ठीक है। तो कापा का मात्रक बराबर 1/R का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है, ठीक है, गुणा L का मात्रक, L लंबाई है, लंबाई का मात्रक बोलो सेंटीमीटर, A क्या है बच्चों, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 1/ओम को हम क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, ठीक है, और सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। तो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था ओम इनवर्स को सीमेंस भी कहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी इसको हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। यदि किसी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। देखिएगा, इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न हो रही है। मैंने आपको बताया था जब कोई सेल अभिक्रिया स्वतः संपन्न होती है तो उसके लिए डेल्टा जी का जो मान होता है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा जी का मान बच्चों क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -NF ई सेल, -NF ई सेल, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है। संपन्न होने का मतलब यहाँ पे स्वतः ही संपन्न हो रही है, तो डेल्टा जी को हम नेगेटिव कर देंगे, यानी डेल्टा जी के आगे हम माइनस लगाएंगे। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये डेल्टा जी के आगे मैंने क्या लगा दिया, माइनस। जब आप डेल्टा जी के आगे माइनस लगाओगे तो आपको इस और भी क्या लगाना पड़ेगा,
माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस माइनस माइनस को हमने क्या कर दिया, काट दिया आपस में। जब माइनस माइनस को काटोगे तो बताओ ई सेल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये मैंने आपको डायरेक्टली भी याद करवाया था कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो ई सेल क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। तो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, धनात्मक, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर बताइए कि जिंक एवं कॉपर से निर्मित सेल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। वापस से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर बताइए कि जिंक एवं कॉपर से निर्मित सेल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। याद कीजिएगा, जब मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी तो उस श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि जो धातु श्रेणी में ऊपर की ओर आती है वो एनोड की तरह कार्य करती है, एवं जो धातु नीचे की ओर आती है वो कैथोड की तरह क्या करती है, कार्य करती है। तो यहाँ पर जिंक एवं कॉपर की बात की जा रही है। तो जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो जिंक तो क्या होगा, एनोड होगा, और कॉपर क्या होगा, कैथोड होगा। या फिर आप डेनियल सेल को याद कर लीजिएगा। डेनियल सेल में भी मैंने आपको बताया था जिंक धातु की छड़ एनोड की तरह कार्य करती है और कॉपर धातु की छड़ कैथोड की तरह कार्य करती है। तो चलो चारों ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन है जिंक कैथोड एवं कॉपर एनोड का कार्य करेंगे। तो ये कथन तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जिंक तो एनोड होता है और कॉपर क्या होता है, कैथोड होता है। दूसरा ऑप्शन है जिंक एनोड एवं कॉपर कैथोड का कार्य करेंगे। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, चलेगा। तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होता है। नहीं, ये गलत कथन है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एनोड के ऊपर, यानी एनोड की जो छड़ होती है उस पर इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनोड से किधर जाते हैं, कैथोड की ओर जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों को किधर प्रवाहित किया जा रहा है इस कथन में, कॉपर से जिंक की ओर, कॉपर से जिंक की ओर। तो कथन गलत हो गया। एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं, इसका मतलब जिंक से किधर जाते हैं, कॉपर की ओर। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत। चौथा कथन है कॉपर इलेक्ट्रोड घूमने लगते हैं वह जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक निक्षेपित होता है। तो ये कथन भी क्या है, गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 6 मैंने करवा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 मोल H2O के O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। देखिएगा, ये कह रहा है कि H2O को O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए कितने मोल H2O को, 1 मोल H2O को। तो H2O O2 में ऑक्सीकृत किस प्रकार होगा, H2O = 2H प्लस 1 मोल है इसका। कितना मोल है बच्चों, 1 मोल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऐसे समझिएगा, यदि हम इसका सिंगल एक अणु लेते हैं तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर 1 मोल H2O लेते हैं तो यहाँ पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 फैराडे आवेश। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने फैराडे आवेश होता है, 2 फैराडे आवेश। तो 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, और 2 फैराडे आवेश का मतलब 2 × 96,500, 2 × 96,500। और 2 को जब 96,500 से आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1.93 × 10⁵ तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, 7। क्वेश्चन नंबर 8 है लोहे की सीट पर विद्युत लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है। लोहे की सीट पर विद्युत लेपन में
किसकी परत चढ़ाई जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे? तो मैंने आपको गैल्वनीकरण की प्रोसेस बताई थी। गैल्वनीकरण की प्रोसेस में बताओ कौन सी धातु का लेपन किया जाता है? जिंक धातु का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। कार्बन का लेपन नहीं होता, कॉपर का नहीं होता, निकल का नहीं होता, तो किसका लेपन होता है? जिंक का। तो बताओ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जंग लगना निम्न में से किसका मिश्रण होता है? जंग लगना निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो इसको आप याद कर लीजिएगा। जंग लगना, इसका सही उत्तर होगा सी, Fe2O3 एवं FeOS3। एक्चुअली मैंने आपको जो जंग का फॉर्मूला बताया था वो था Fe2O3.XH2O। तो Fe2O3.XH2O या Fe2O3 एवं FeOS3 एक ही बात होती है, क्योंकि कुछ जल के अणु Fe2O3 से क्रिया करके FeOS3 का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। तो वो मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है? मिश्रण किसका? Fe2O3 एवं FeOS3 का। तो दोनों ही सही बात है। अगर आपसे जंग का फॉर्मूला पूछे तो आपको ये लिखना है, और मिश्रण यदि आपसे पूछे तो आपको ये लिखना है। हालांकि आपसे मिश्रण नहीं पूछा जाएगा, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सीसा संचयक सेल निरावेशित होता है तो? ऑप्शन ए SO2 उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी PbSO4 नष्ट होता है, सी लेड बनता है, डी H2SO4 नष्ट होता है। तो देखिएगा, जब सीसा संचयक सेल डिस्चार्ज होता है तो उस वक्त मैंने आपको बताया था, जब मैंने ये सेल आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब सीसा संचयक सेल निरावेशित होता है अर्थात डिस्चार्ज होता है तो जो H2SO4 होता है ना वो उपयोग में आता है। H2SO4 उपयोग में आता है और H2SO4 लेड की छड़ पे जाके PbSO4 के रूप में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? SO2 उत्पन्न होती है? नहीं, पहला कथन गलत है, दूसरा भी कथन गलत है, तीसरा भी गलत है, लेड नहीं बनता, और चौथा है H2SO4 नष्ट होता है। तो सही उत्तर होगा डी। तो याद रखिएगा, H2SO4 नष्ट होता है जब सीसा संचयक सेल डिस्चार्ज होता है। अब हम बात करेंगे अति लघुरात्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी तब भी करवाया था कि जिंक धातु की जो क्रियाशीलता होती है वो कॉपर धातु की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से अधिक ऋणात्मक होता है। और जब अधिक ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है तो ऐसी स्थिति में क्रियाशीलता क्या होती है? ज़्यादा। सक्रियता क्या होती है? ज़्यादा। तो जिंक धातु की सक्रियता कॉपर धातु से क्या होती है? अधिक होती है, जिस कारण से जिंक धातु कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर धातु को प्रतिस्थापित कर देती है और जिंक सल्फेट का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है, जिस कारण से कॉपर सल्फेट किस में बदल जाता है? जिंक सल्फेट में। इस कारण से हम जिंक धातु के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है। स्क्रीन पे देखिए आप, नहीं रख सकते, आंसर पढ़िए इसका, नहीं रख सकते क्योंकि जिंक वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है, अर्थात जिंक धातु की सक्रियता कॉपर से क्या होती है? अधिक होती है, जिस कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर धातु को प्रतिस्थापित करके ZnSO4 का निर्माण कर देता है। समीकरण होगी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस कॉपर। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 1। अति लघुरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण करके 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो देखिएगा, फेरस आयनों को ऑक्सीकृत करने के लिए हमें वो वाले पदार्थ चाहिएंगे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में फेरस आयन से नीचे आते हैं। फेरस आयन से क्या आते हैं? नीचे, अर्थात जिनका मानक अपचयन विभव फेरस आयन से क्या हो? ज़्यादा।
और फेरस आयन से ज़्यादा मानक अपचयन विभव रखने वाले 3 पदार्थ हैं Ag+ Cl2 और Br2। तो ये आप याद कर लीजिएगा इनको, हालांकि ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? तो मैंने आपको बताया था कि जो चालकता होती है वो विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। किसी विलयन की जो चालकता होती है वो विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। तनुकरण करने पर प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता घटती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का संबंधित वीडियो लेक्चर है उसमें आपको ये अच्छे से समझाया हुआ मिल जाएगा। फिलहाल आपको इस प्रश्न का उत्तर याद कर लेना है। प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाने के कारण से चालकता में क्या आती है? कमी आती है जब विलयन में पानी मिलाया जाता है, अर्थात तनुता बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उन धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका विद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हम लेंगे, हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जा सकने वाले 2 अन्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो मेथेनॉल और मेथेन, ये भी मैंने आपको बताया था ईंधन सेल के अंदर कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त हम काम में ले सकते हैं, मेथेन काम में ले सकते हैं, एथेन भी आप काम में ले सकते हो, प्रोपेन काम में ले सकते हो, मेथेनॉल काम में ले सकते हो। तो कोई 2 पदार्थ आपको लिखने हैं, तो यहाँ पर आप मेथेनॉल एवं मेथेन याद कर लीजिएगा, याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वो एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती है। तो देखिएगा आपको क्या पूछा है, ये पूछा है कि धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वो एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती है। तो देखिएगा आपको कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आती है उसको पहले रखना है, और जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आती है उसको बाद में रखना है। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर आएगी उसकी सक्रियता ज़्यादा होगी, तो वो कम सक्रिय धातु को क्या कर सकती है? प्रतिस्थापित। तो जैसे मैग्नीशियम सबसे पहले रख दी, तो मैग्नीशियम किसको प्रतिस्थापित कर सकती है? एल्यूमिनियम को, क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ऊपर आता है। एल्यूमिनियम किसको प्रतिस्थापित कर सकती है? जिंक को, क्योंकि एल्यूमिनियम जिंक से ऊपर आता है। जिंक किसको प्रतिस्थापित कर सकती है? आयरन को, क्योंकि आयरन से ऊपर कौन आता है? जिंक, यानी जिंक आयरन से ऊपर आता है। और आयरन किसको प्रतिस्थापित कर सकता है? कॉपर को, क्योंकि आयरन कॉपर से ऊपर आता है। अब हम बात करेंगे लघुरात्मक प्रश्नों की। लघुरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, आप Mg+2/Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार ज्ञात करेंगे? आंसर इसका देखने के लिए आपको लेक्चर नंबर 7 देखना होगा, उसमें मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है, तो आप लेक्चर नंबर 7 में इसका वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और स्कोरिंग है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आप घर से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, pH बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन करो। क्या कह रहा है ये? देखिएगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एक कांच का पात्र होता है जिसमें एक कांच की नली लगी होती है जिसमें प्लेटिनम का तार डूबा रहता है। ठीक है, और इस कांच के पात्र में 1 m सांद्रता का H+ आयन का क्या भरा होता है? विलयन भरा होता है। अभी कह रहा है कि अगर इस H+ आयन के विलयन की pH 10 हो, इस H+ आयन के विलयन की pH कितनी हो? 10 हो,
तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का क्या कीजिए, परिकलन कीजिए। तो देखिएगा किस प्रकार करेंगे। हमें दे रखा है पीएच, पीएच कितनी दे रखी है 10, पीएच बराबर 10, ये हमें दे रखा है। अब देखिए क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाता है कि जो पीएच होती है वो माइनस लॉग एच प्लस के बराबर होती है, ये बात भी आपको पता है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ई एच प्लस ऑब्लिक एच टू, ई एच प्लस ऑब्लिक एच टू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अपचयन अभिक्रिया लिखेंगे, क्योंकि आपसे इलेक्ट्रोड विभव पूछा है और जब तक कुछ नहीं कहा जाता इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अपचयन विभव होता है। इसका मतलब आपसे अपचयन विभव पूछा है तो आप अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने अभिक्रिया लिख ली अपचयन की, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2। और बताओ इस अभिक्रिया के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। अब हम जानते हैं नैश समीकरण को। नैश समीकरण क्या होती है, ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल n log प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट इलेक्ट्रोड कितना होता है बच्चों, 0 होता है। मैंने आपको बताया था मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस नैश समीकरण में हम ई नॉट इलेक्ट्रोड का मान कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। ये हमने ई नॉट इलेक्ट्रोड का मान कितना रख दिया, 0। ई इलेक्ट्रोड आ गया, ई नॉट इलेक्ट्रोड कितना हो गया, 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई स्मॉल n का मान कितना रख दिया, 2 रख दिया, लोग। अब प्रोडक्ट देखिएगा, ये जो हमने समीकरण लिखी इसमें प्रोडक्ट कौन है, इसमें प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस, और रिएक्टेंट कौन है इसमें, H प्लस आयन। कितने H प्लस आयन, 2 H प्लस आयन। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की जगह तो लिख देंगे PH2 यानी हाइड्रोजन गैस का प्रेशर, ठीक है, गैस का हमेशा प्रेशर लिया जाता है, डिवाइडेड बाई H प्लस आयन का स्क्वायर, H प्लस आयन की सांद्रता का स्क्वायर, ठीक है। बताओ प्रेशर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 एटीएम इस सेल के अंदर, 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस को बुलबुलों के रूप में क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। तो PH2 तो कितना हो जाएगा, 1। तो बताओ ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू, ये 0 तो हट जाएगा, 0 का कोई मतलब भी नहीं है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग H प्लस की पावर -2। ये H प्लस का जो स्क्वायर है वो ऊपर आके -2 में चेंज हो जाएगा। अब देखो लोग, मैंने आपको बताया था कि लोग A की पावर B इज इक्वल टू होता है B लोग A, B लोग A यानी पावर आगे आ जाती है। यदि आपको लोग नहीं आता है तो लोग का भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो ये माइनस की पावर जो 2 है इसको हम आगे लेके आएंगे। तो देखो आगे आई कि नहीं आई, आगे आ गई। तो माइनस पहले से है, -2 गुणा 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग H प्लस। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो माइनस का 2 है वो माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का हो जाएगा। तो 2 से 2 हम काट देंगे। तो हमारे पास समीकरण आ गई ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 0.0591 लोग H प्लस। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में जो pH का मान दे रखा है उसको यहाँ पर हमें रखना है। तो यहाँ पर हमें माइनस लोग H प्लस चाहिएगा, और माइनस लोग H प्लस के लिए हमने माइनस से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जैसे ही हमने माइनस से गुणा किया तो दोनों तरफ हम गुणा करेंगे। तो माइनस ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लोग H प्लस। अब देखो ये जो माइनस और जो लोग H प्लस है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना माइनस लोग H प्लस किसके बराबर होता है, पीएच के। तो माइनस ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.0591 गुणा पीएच, ठीक है। और पीएच का मान रख दिया कितना, 10। ये माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू माइनस 0.0591 गुणा 10 इज इक्वल टू माइनस 0.591 वोल्ट। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। या फिर ई इलेक्ट्रोड को हम लिख सकते हैं ई एच प्लस ऑब्लिक H2। तो ये आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया होगा। आप अब अपनी रफ कॉपी के अंदर इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और समझ में नहीं आए तो आप एक बार वापस से मुझे व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको लघुरात्मक प्रश्नों में जो दूसरा प्रश्न है वहाँ तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब जो कल अगला वीडियो आएगा उसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आप इतने क्वेश्चंस कीजिएगा अपनी कॉपी में, बाकी क्वेश्चंस आपको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। धन्यवाद।